अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी धमाकेदार किस्म की हैं जी। एक तो आपको बताएंगे कि फाइनली एक अहम ऐलान होने जा रहा है आज के रोज़, और सलमान अकरम राजा साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट भी कर दिया है। हमारे अपने भी सोर्सेज इस बारे में ख़बर दे रहे थे। तो एक एहतजाज अब दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, फेज़ में एक नए में दाखिल हो चुका है, जो कि फाइनली एक फाइनल कॉल की तरफ जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट में क्या कहा है और एहतजाज का क्या प्लान बन रहा है, इस सब के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आज बुशरा बीबी साहिबा अचानक से लाहौर आ गई हैं, तो ये भी बड़ी खलबली मच गई कि इससे पहले तो जब वो रिहा हुई थी तो पेशावर जाके मुकीम हुई थी, तो अचानक से क्या वजह है, तो आपको बताते हैं जी इंटरनल स्टोरी क्या है। इसके साथ साथ आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनकी बहनों की, उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू भी की, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आज जस्टिस याह्या आफरीदी ने एक दफ़ा फिर से हुकूमत के लिए एक और ख़तरे की घंटी बजाई है, और वो थोड़े थोड़े अरसे बाद ना एक एक चुटकी काट रहे हैं हुकूमत को। हैं वो छोटे छोटे फैसले बज़ाहिर, लेकिन जो पिछले फैसले हुए हैं उनको रिवर्स वो कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हुकूमत को खटक रही है, क्योंकि वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहीं देखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये क्या कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब हर जगह उन्हीं को सामने फ्रंट पर लाते चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी। और इसके साथ साथ कुछ अहम जो फैसले आए हैं उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज पहले तो आपको ये बताते हैं कि जी फाइनल कॉल की तरफ जो बात जा रही है, तो हमारे सोर्सेस हमें खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब से कल एक अहम वफ्द की मुलाकात होगी, पीटीआई के रहनुमाओं की। और उस मुलाकात के एन बाद इस बात का कभी इम्कान है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाहेअमल दिया जाए और उसमें प्रॉपर एक पूरा फेज़ बताया जाएगा कि किस तरीके से एहतजाजी तहरीक को नए सिरे से मुरतब करके आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कॉल है और बस सब उसी दिन पहुंच रहे हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि एक मरहलावार नई जद्दोजहद जो है वो स्टार्ट की जा रही है, और उसके लिए सलमान अकरम राजा साहब इस दफ़ा लीडिंग पर्सन हैं। अली अमीन गंडापुर की बजाय सलमान अकरम राजा साहब जो है वो इसको लीड कर रहे होंगे, और ये मेरे ख्याल से एक बेहतर दानिशमंदाना फ़ैसला भी है। उसकी क्या वजूहात हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। एक तो ये कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब चूँकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो जब वो एक एहतजाज के लिए आते हैं तो वो एक ऑप्टिक्स के लिहाज से भी बहुत अच्छा नहीं रहता, और बहुत उस पर तनकीद भी शुरू हो जाती है कि वो सूबे के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसका इम्पैक्ट भी आप देखिए कि जो बंदा सिस्टम का हिस्सा होता है उसको बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके हाथ पांव बंधे हुए भी होते हैं। तो ये सारे मामलात भी अपनी जगह हैं। और फिर तीसरी जो अहम बात है वो ये कि जो लास्ट टाइम दो एहतजाज उन्होंने किए और जिस तरीके से वो कारकुनों को बीच में छोड़ के चले गए या गायब हो गए या जो भी उनके साथ मामला बना, उसकी आज तक तफसील भी खैर सामने नहीं आई। तो उसके बाद कारकुन भी कोई बहुत ज़्यादा उनसे खुश नहीं हैं, और शायद उस तरह से उन्हें ट्रस्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं वही जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी बात की थी कि उनकी अगर वीडियो भी आती है कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उल्टा सब नीचे मजाक ही उड़ा रहे होते हैं कि आपकी बात पे कौन यकीन करे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बन गई। उसके बाद ये ज़रूरी है कि एहतजाज के लिए एक दूसरा शख्स हो जिसके ऊपर कोई सूबे की उस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। हाँ, जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की एक हुकूमत है, और कहीं ना कहीं पीछे उसकी एक सपोर्ट जो है मौजूद रहेगी इनके एहतजाज को। लेकिन बहरहाल जो सामने फ्रंट पर बंदा है वो मुख्तलिफ हो सकता है, और कभी इम्कान है कि वो सलमान अकरम राजा ही होंगे जो कि इस सारे एहतजाजी मामले को लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में जितनी गुफ्तगू भी वो कर रहे थे वो इसका इंदिया दे रहे थे कि बिल्कुल हम जाएंगे एहतजाज की तरफ, फाइनल फैसला सड़कों पर ही होगा। लेकिन वो उसको अपने तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाह रहे थे, ताकि जो पहले एहतजाजों की सूरत हाल रही है कि जिसके नतीजे में सिर्फ कारकुनों को मज़ीद तशद्दुद का, गिरफ्तारियों का निशाना बनना पड़ा, सारा मलबा कारकुनों पे आके गिर गया और उसका कोई खातिर खा हासिल हुसूल भी नहीं हो सका। आप कह सकते हैं कि वो एहतजाज नाकामी से एक तरह से दो चार हुए। तो सलमान अकरम राजा साहब ये चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो एहतजाज की तरफ जाएँ,
जो कि फिर नाकामी से दो चार ना हो बल्कि अपने मकसद को हासिल भी कर सके। तो ये उनका एक बेहतर फ़ैसला भी था और एक बेहतर अप्रोच भी थी। आज उन्होंने इस मुतालिक एक ट्वीट भी कर दिया है कि कल जो है वो इस सिलसिले में एक लाहेअमल देने जा रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र को ये इनवाइट किया है कि वो भी इस सारी जद्दोजहद में उनका हिस्सा बने, क्योंकि ये तहरीक जो है वो इस वक्त आज़ादी की तहरीक है, ये तहरीक आईने पाकिस्तान को बचाने की तहरीक है। और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इमरान खान आज अज़्म और आज़ादी का निशान है। तो सलमान अकरम राजा साहब की इस ट्वीट ने काफ़ी हलचल मचाई है। जो कल लोग मिलने जा रहे हैं इमरान खान साहब से, उनमें गौहर खान, उमर अयूब, शिबली फराज साहब, आमिर डोगर साहब और सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर साहब, ये सब मौजूद होंगे। सलमान सफदर साहब तो ज़ाहिर है जो उनके कानूनी मामलात हैं उसी तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन बाकी जो पार्टी लीडर्स हैं वो जो एहतजाजी हिकमत अमली है उसके हवाले से भरपूर तरीके से तबादला ख्याल भी करेंगे। तो ये एक अहम जो कदम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब उठाया जाएगा। कारकुनान का बेहद प्रेशर और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब पर सख्तियाँ हुई, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये जी सारी कहानी है, और इसका कुछ इंदिया जो है वो हमें कल रात जो मुराद सईद साहब का पैगाम आया था ऑडियो, उससे भी पता चल रहा था कि सिलसिला उसी तरफ जा रहा है। लेकिन अब ये जब सामने आएगा पूरा प्लान इनका कि ये क्या पहले कोई हिकमत अमली बना रहे हैं जलसों की मोबिलाइज़ करने के लिए, लोगों को क्या क्या इनके पास प्लान्स हैं वो सारे देखने होंगे। और सलमान अकरम राजा साहब बहरहाल ये बात अपने जहन में क्लियर रखते हैं कि ये सिर्फ पीटीआई कारकुनों के ऊपर सारी तहरीक नहीं छोड़ी जा सकती, बल्कि इसमें आम लोगों को हिस्सा बनना होगा, और कम से कम उनकी तादाद 3, 4 या 5 लाख होनी चाहिए, तो फिर कोई बात बन सकती है। वरना चंद हज़ार आते हैं तो वो तो फिर बेचारे पकड़े जाते हैं, उनको काबू करना आसान होता है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस पटारी में से अब क्या निकलेगा। अब आ जाते हैं जी आगे कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो अचानक लाहौर क्यों आई हैं। आपको मालूम है कि बुशरा बीबी साहिबा की जब रिहाई हुई तो वो फिर सीधी पेशावर चली गई थी और वहाँ पे वो 2-3 दिन मुकीम भी रहीं। उसके बाद उनकी रावलपिंडी में आज इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई है डयाला जेल में, और ये मुलाकात तकरीबन काफ़ी दिनों बाद ही हुई है, मेरा ख्याल 1 महीने के बाद उनकी मुलाकात हो सकी है इमरान खान साहब से, जिसके बाद वो कुछ हिदायत उन्हें इमरान खान साहब की तरफ से मिली, और उसके बाद वो आज लाहौर आई हैं। बाकायदा पेशावर जाने के बजाय उन्होंने लाहौर का रुख किया और ज़मान पार्क में उन्होंने आकर आज अपनी रिहाइश इख्तियार की है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो जैसे ही ज़मान पार्क पहुंची, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस ने घेरे में ले रखा था पूरे उनके घर को, और उस एरिया को भी काफ़ी सख्त यहाँ पर सिक्योरिटी इंतज़ामात थे। एकदम तो ये ऐसा महसूस होने लगा, ऐसा तासुर मिल रहा था कि कोई गिरफ्तारी ना कर लें ये। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा ने पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानतें ले रखी हैं ऑलरेडी, तो कानूनी तौर पर तो कोई वजह नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा सके, क्योंकि इससे पहले इस बात का अंदेशा था कि अगर वो बग़ैर किसी हिफाजती ज़मानत के लाहौर में आकर रुकी तो शायद उनको गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, तो वो इस्लामाबाद के बजाय वहाँ पे पेशावर चली गई। अच्छा, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जब वो गई थी उस वक्त भी मैंने आपको ये इन्फॉर्म किया था, और उनकी बहन की तरफ से भी ये ट्वीट में कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो उनके दांत में दर्द है, उनके कान में भी और सर में भी वो दर्द जो है वो फैल रहा है, और वो मुसलसल तकलीफ़ में हैं। और इससे पहले बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जी वो वहाँ पे इसीलिए नहीं गई, लाहौर में उन्होंने जाना भी था, उस दिन भी उनके इलाज का कुछ इशू था, वहाँ पे कोशिश भी शायद की गई है पेशावर में कि उनको ट्रीट किया जा सके, लेकिन उनकी जो डेंटिस्ट हैं वो यहाँ पर थी लाहौर में, तो फाइनली उनको लाहौर ही आना पड़ा है, और इमरान खान साहब की आज इजाज़त के बाद वो लाहौर आई हैं। अब यहाँ पर वो अपने जो दांत का इलाज है उसके मुकम्मल होने तक बज़ाहिर रुकेंगी, और ये भी एक वजह है, और ज़ाहिर है आगे जो चीज़ें हैं उन मामलात को भी देखेंगी। तो बहुत ज़्यादा तशवीश थी जी ख्वाजा आसिफ साहब को भी कि आखिर वो पेशावर में क्यों चली गई हैं, और बहुत से लोग तो ये भी ख़बरें दे रहे थे कि वो वहाँ जाके कोई पता नहीं सियासत ही करने लगी हैं और पूरी कोई एहतजाजी तहरीक चलाने लगी हैं, ये करने लगी हैं, वो करने लगी हैं। लेकिन फ़िलहाल तो यही खबर मिली है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो पहले अपना इलाज मुआलजा कराएंगी। जो उनकी मुलाकातें ज़ाहिर है पार्टी के आम लोग हैं और इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं, ज़ाहिर है कोई हाल अहवाल पूछने भी जाता है, जो कानूनी मामलात हैं वो भी डिस्कशन में आते हैं, अभी उनके केसेस ख़त्म तो नहीं हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल अब इंटरेस्टिंग होगा कि बुशरा बीबी साहिबा लाहौर में मौजूद होंगी, और अगर इस दौरान कोई एहतजाजी तहरीक भी शुरू होती है तो क्या उसमें भी कोई उनका किरदार होगा, ये भी देखना मज़े
دار ہوگا. اور پھر مریم نواز صاحبہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں ان کا یہاں پہ ہونا, کیونکہ جس مزاج کی مریم نواز صاحبہ ہیں ان کے لیے تو مخالفین کا جو وجود ہے اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل سا کام ہے, اور وہ تو ہر وقت ہمیں چلاتی نظر آ رہی ہیں کہ یہ فتنے ہیں اور ان کو روند دو اور کچل دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. تو وہ تو نہ جانے سو بھی پائیں گی یا نہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ یہاں پر لاہور میں ہی پاس میں موجود ہیں. بہرحال یہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ کی خبر. اور اب آگے بڑھتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی بھی آپ کو خبر دیں, کیونکہ نیندیں تو حکومت کی انہوں نے بھی اڑائی ہوئی ہیں, اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کو چھوٹے چھوٹے کنکروں کی طرح لگ رہے ہیں جا کے, کیونکہ قاضی صاحب نے جو فیصلے کیے تھے وہ آہستہ آہستہ ریورس ہو رہے ہیں, ردی کی ٹوکری میں ایک ایک کر کے پھینکے جا رہے ہیں. قاضی صاحب کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل میں انہیں باہر نکالا تھا, وہ فیصلہ جو ہے وہ آ کے یحییٰ آفریدی صاحب نے ریورس کر دیا تھا. اور اب ایک اور فیصلہ انہوں نے ریورس کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کی یہ کمیٹی ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ کی جو کمیٹی ہے, اس کا چیئرمین بنا دیا ہے منصور علی شاہ صاحب کو. اور یہ کمیٹی کا نام ہے جی کمیٹی کا نام ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, اور اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ دوبارہ سے منصور علی شاہ صاحب کو دے دی گئی ہے. منصور علی شاہ صاحب پہلے بھی اس کمیٹی کے چیئرمین تھے, لیکن قاضی صاحب نے ان کو ریموو کر دیا تھا, لیکن اب دوبارہ سے اس کمیٹی کو تشکیل دیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے, اور دوبارہ سے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس کا چیئرمین بنا دیا ہے. تو مختلف جو تنازعات ہیں اس کے حل کے لیے یہ کمیٹی بیسیکلی بنائی جاتی ہے, متبادل کمیٹی ہوتی ہے یہ. اس کے جو باقی ممبرز ہیں ان میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس شاہد وحید صاحب شامل ہیں. تو ایک اور جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہے وہ انہوں نے ریورس کر مارا ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. تو یہ سارے جو سمٹمز ہیں یہ حکومت کو تھوڑے تھوڑے جا کے ڈسٹرب تو کرتے ہیں نا, پھر تو یہ پریشانی تو پھر بڑھتی ہے ان کی, بیچارے کیا کریں. تو اسی لیے پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا, ہمارے ساتھ تو پرینک ہی نہ ہو گیا ہو کہ ہم بڑے کامیاب اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب کو ہم نے چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیا, اور ہم نے ان کو اب اس نہج پہ لا دیا ہے کہ وہ خود ہی ریزائن کر دیں گے. لیکن نہ تو انہوں نے ریزائن کیا, اور اوپر سے منظر سے ہٹنے کے بجائے وہ ہر جگہ سامنے کھڑے ہیں ان کے, اور وہ دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر لیا اپنے ہاتھوں سے. تو یہ کچھ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ بنی ہوئی ہے. بہرحال انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو وہ خیر عمرے کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر ہیں, جب واپس آئیں گے تو مزید صورتحال جو ہے دلچسپ ہوگی, کیونکہ اب جائے گا معاملہ جوڈیشل کمیشن کی طرف بھی. جوڈیشل کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ فائنلی نامینیٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی 2 نام سامنے آ چکے ہیں, جس میں ایک نام پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب خود بیٹھیں گے جی کمیشن میں, اور دوسرا نام عرفان صدیقی صاحب کا ہے, یہ خود بیٹھیں گے کمیشن میں. تو یہ 2 لوگ حکومت کی طرف سے نامزد ہوئے ہیں, جبکہ اپوزیشن کی طرف سے عمران خان صاحب نے آج اپروول دی ہے. شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر سے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے, جبکہ قومی اسمبلی سے عمر ایوب صاحب کو نامزد کیا گیا ہے. تو شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ دلچسپ لوگ ہیں سارے جو اس کمیٹی میں بیٹھیں گے, لیکن اصل کہانی وہاں پر وہی مزیدار ہوگی کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ججز کیا فیصلے کریں گے, اور جو باقی لوگ ہیں وہ کہاں کہاں ان کا ساتھ دیں گے اور کہاں نہیں دیں گے. تو یہ بڑی دلچسپ ہے, اس پہ میں نے تفصیلی ولاگ کیا ہوا ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, جس میں نے پوری جو جوڈیشل کمیشن کی کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو بتائی ہے کہ 13 جو ممبرز ہیں وہ کون کون ہیں, اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا نہیں. تو یہ بڑی جو ساری کیلکولیشن ہے وہ میں نے اس میں ڈسکس کی ہوئی ہے. اس میں بہرحال حکومتی اور اپوزیشن کے ممبرز کے نام میں نے نہیں بتائے تھے, جو کہ اس وقت تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے تھے. اب یہ نام جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کا جو بھی اجلاس ہے جب بھی ہوگا وہ بڑا دلچسپ ہوگا, اور دیکھیں گے کہ وہ آئینی بینچ کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ جو اس وقت اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس پہ سب کی نظریں ہیں وہ اس وجہ سے کہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا, آئینی بینچ میں کون کون لوگ شامل ہوں گے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی. کیونکہ بہت سے لوگ تو ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو ہی غالباً آئینی بینچ کا سربراہ نامزد کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت کا تو گھبرانا بنتا ہے. لیکن اس لیے نہیں کہ وہ کوئی ان کے خلاف ہے اور سب کچھ الٹا پلٹا کر دیں گے, لیکن اس لیے کہ جس چیز سے وہ بچ
रहे थे वही चीज़ उनके सामने आके खड़ी होती नज़र आ रही है। लेकिन हुकूमत की कोशिश पूरी होगी कि वो इस तैनाती को रोकें अगर ऐसा होता है, और वो अभी से कहना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें नहीं बनना चाहिए, उनके अलावा कोई भी बने। तो बहरहाल बात तो सारी जुडिशल कमीशन के मेंबर्स के ऊपर आती है कि कौन उसमें अक्सरियत में होता है और वो अपना फैसला सुना पाता है। तो देखिए जी, ये आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जी आपको एक दो खबरें और देते हैं कि जो पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान बड़ी तादाद में डी चौक से पकड़े गए थे, उन सब की जमानतें हो गई हैं। कोई 650 के करीब ये कारकुनान थे जिनकी जमानतें हुई हैं। इसके अलावा 9 मई के बड़ी तादाद में मुलजमान बरी हो गए मुकदमे से। और ये जो इसमें पीटीआई की कैबिनेट के इवन लोग हैं, केपी के, वो भी, और काफ़ी सारे और रहनुमा और कारकुन, वो भी इस मुकदमे से, पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बरी हो गए हैं। बाकायदा उन्होंने उनको डिस्चार्ज ही कर दिया है। तो ये एक 9 मई के मामले के ऊपर बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि इधर हुकूमत ये चाहती है कि 9 मई के मामले पर सजाएं हों, उधर ना सिर्फ ये कि ज़मानतें हो जाती हैं बल्कि हमें नज़र ये आ रहा है कि बरियत भी शुरू हो चुकी है। तो ये जो सारी कहानी है, ज़ाहिर है हुकूमत इसी चीज़ों से परेशान थी और यही उसके सामने चीज़ें आती जा रही हैं। अब आखिर में जी इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई थी, अलीमा खान साहिबा ने 2-3 पैगाम दिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं मैं। एक तो अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जिस तरीके से इन्हें पिछले दिनों ट्रीट किया गया, उसके बाद एक अल्फाज जो आज कहे उन्होंने वो ये थे कि दुश्मन भी अल्लाह दे तो वो कमीने ना हों। ये आमतौर पे बात कही जाती है कि कोई कमज़र्फ दुश्मन भी ना किसी को मिले, कम से कम थोड़ी ग्रेस होनी चाहिए। दुश्मनी आप करें, भले दबा के करें, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत ग्रेस आप में होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब कहते हैं कि जो उन्हें दुश्मन मिले उनमें कोई ग्रेस नहीं है, ये कमीनेपन के ऊपर उतरे हुए हैं। तो बड़े सख्त अल्फाज इमरान खान साहब की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी कौम के नाम जो पैगाम दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जी जो पैगाम अभी सलमान अकरम राजा के थ्रू भी आया है कि ये सबकी तहरीक है, और अगर आप समझते हैं कि आपको गुलामों की तरह रहना है, चुंटियों की तरह रहना है, तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज़ आपको इसके लिए खड़े होना पड़ेगा, और आप इसके लिए ख़ुद खड़े होंगे, जद्दोजहद करेंगे, तो फिर आपको हकीकी आज़ादी मिलेगी। आपका मुल्क इस इस्तबदाद से, इस जबर से, इस फस्तायत से निकलने में कामयाब होगा अगर अवाम ख़ुद अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे और खड़े होंगे। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम भी दिया गया है। बाकी और जो उनकी बातें थी वो कमोबेश वही थी जो इससे पहले वो करते भी हैं। और काजी साहब को एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया और वो बहुत आगे बढ़ गए, और उन्होंने कहा कि जो जस्टिस मुनीर हैं उनसे भी ज़्यादा उन्होंने अपने आप को बुरा जज साबित किया और उनकी भी याद भुला दी है। ये उनके एग्जैक्टली अल्फाज थे। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो आजकल टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करते, कहीं कोई टिक्कर नहीं चलता। ट्विटर पर भी उनकी जो गुफ्तगू है उसके अल्फाज कम अज़ कम रिपोर्टर्स की तरफ से नहीं ट्वीट होते, जो कि पहले हो जाया करते थे। तो इस बारे में काफ़ी सख्त हिदायत हैं, और सोर्सेज ये बताते हैं कि ये कहा गया है कि जिस भी रिपोर्टर की तरफ से ये कोई ट्वीट किए गए, उनके टिकर्स, उनकी गुफ्तगू या चैनल ने चलाए, तो फिर वो अपनी खैर मनाए, तो उनको तो जी सीधा सीधा मना कर दिया गया है। तो अब इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो बस यही है कि उनकी कोई फैमिली के लोग आके 2-4 बातें बता दें बाहर, या उनके जो मेंबर्स हैं पार्टी के वो आके कुछ कह दें। वैसे तो ये भी देखा गया कि कल जिन लोगों ने आके थोड़ी बहुत गुफ्तगू उनकी बताई बाहर, आज उनको जाने ही नहीं दिया गया। तो ये एक चेक अभी तक ये रखना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी अब बाहर ना आए, जो कि इससे पहले रिपोर्ट हो जाती थी। लेकिन बहरहाल कम अज़ कम ये ज़रूर आज बताया गया है कि वो खैरियत से हैं और हाई स्पिरिट्स में हैं, और उन्होंने जो पैगाम दिया है वो अलीमा खान साहिबा के थ्रू बाहर पहुंच चुका है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।